नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सीनो चाइना की। हाल ही में आपने भारत और चीन के मध्य एक तथाकथित झड़प के बारे में सुना होगा, वीडियोस देखे होंगे और आप यूपीएससी के जरिए इसको एनालाइज या अपने यूपीएससी के सिलेबस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते रहे होंगे कि भारत को इस झड़प से क्या सीख लेनी चाहिए और कैसे भारत को आगे बढ़ना चाहिए। जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो भारत में चाइना के साथ इश्यूज है, उनको कैसे काउंटर करना चाहिए और चाइना दरअसल भारत से क्या चाहता है। तो उसी पर अरुण प्रकाश जी और अशोक हुक्कू जी ने, जो पहले नेवी चीफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग एन इन्फेंट्री डिवीजन रहे हैं, उन्होंने हमें समझाया है कि अपने एडिटोरियल 60 इयर्स ऑन द चैलेंज, यानी कि 60 साल बीतने के बाद भी भारत के कौन से ऐसे लूप होल्स हैं चाइना को लेकर के जिन्हें हम अभी तक नहीं भर पाए हैं। इन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार अपने एडिटोरियल की आउटलाइन हम देख लेते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य उसकी बात की गई है। उसके बाद यहां बात करते हैं कि भारत को अपने पास्ट से सीखते हुए क्या क्या चैलेंजेस हाथ में लेने चाहिए और कैसे उनको आगे टैकल करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विदेशियों के अकाउंट्स की, यानी कि हमने जो पुरानी गलतियां की उसमें विश्व का क्या कहना है और हमें कैसे उसको आगे देखना है। एक वृहद राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चा करेंगे कि क्यों चाइनीज रीजन जो है, यानी कि चाइना के साथ जो लगता बॉर्डर है करीब 3500 किलोमीटर से ज्यादा का, उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस सारी झड़प के बाद चाइना के साथ, हम कैसे काउंटर कर सकते हैं चाइना को, इस बात की चर्चा की गई है। और आखिर में भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन से कदम हो सकते हैं जो चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने बॉर्डर्स को एटलीस्ट सुरक्षा दे सकते हैं। भारत भी भारत नहीं है और चाइना भी 60 साल पहले वाला चाइना नहीं, और वो दुनिया भी 60 साल पहले वाली नहीं है। तो नई दुनिया के नए चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे ये समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास से बात शुरू की गई है। जॉन एफ कैनेडी की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है कि विक्ट्री हैज 1000 फादर्स बट डिफीट इज एन ऑर्फन, यानी कि जीत के हजारों बाप होते हैं और जो हार है वो ऑर्फन होती है, यानी कि बिना बाप की होती है, बिना माँ बाप की होती है। ये सिद्ध किया किसने? 60th एनिवर्सरी ऑफ सीनो चाइना वॉर ने। अभी पीछे 60 साल की एनिवर्सरी मनाई गई थी, तो ये कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो शहीद हुए थे उनको कोई श्रद्धांजलि न देने का जो निर्णय किया, वो ये दिखाता है कि हार की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जो दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहां पर कोई ऐसा प्रोग्राम आयोजित नहीं किया गया जैसा अन्य प्रकार की जो हमने जीतें हासिल की है मिलिट्री में उनके लिए किया जाता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना भेदभाव हुआ है उन लोगों के साथ जिन्होंने 62 में अपनी जानें गंवाई थी, क्योंकि हम हार गए थे इसलिए हम उस चीज को याद नहीं करना चाहते, हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, हम ये नहीं देखना चाहते कि हम क्यों हारे हैं, हमारी क्या कमियां रह गई थी। आगे वो बताते हैं, फिगर्स की बात करते हैं कि 4126 सोल्जर्स ऐसे थे जो वीर गति को प्राप्त हुए, जो मृत हुए, और 3968 यानी कि करीब 4000 ऐसे लोग थे, ऐसे सैनिक थे जिनको प्रिजनर बना लिया गया था चाइना के द्वारा, या कहें कि पीएलए के द्वारा, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की। तो ये दिखाता है कि भले ही भारत ने वो युद्ध बहुत बहादुरी के साथ लड़ा हो, लेकिन हम हारे, हमारे इतने लोग कैप्चर हुए और अंत में एक तरीके से हमें मुंह की खानी पड़ी थी वहां पर, इसलिए हम उसे याद नहीं करना चाहते। आगे कहते हैं कि हम बहुत सारे बैटल्स हैं, जैसे रेजांगला का है और वालोंग का जो युद्ध था उसे हम बहुत अच्छे से याद करते हैं, उनके शौर्य को याद करते हैं, लेकिन जो पूरा युद्ध है अपनी एक समग्रता में, उसको हम एक जीत के नजरिए से नहीं देखते और टालने का प्रयास करते हैं। और आगे कहते हैं कि जब 65% जिस देश की जनता, यानी कि 65% लोग ऐसे हैं जो 1962 के युद्ध के बाद पैदा हुए थे, तो हम एक देश के तौर पर अपने देश की स्मृति से 62 के युद्ध को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि 62 के बाद बहुत सारी जनता पैदा हुई, पिछले वाले लोग जो थे वो धीरे धीरे कम होते रहे और हम उस युद्ध को भूलते गए, उनकी गलतियों को भी भूलते गए। अब आगे बात क्या हुई? अब करंट पर्सपेक्टिव में हम आ जाते हैं। करंट पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि 9 दिसंबर को जो भारत और पीएलए के जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में जो झड़प हुई अरुणाचल प्रदेश में, जिसको पहले नेफा कहा जाता था 1962 में, वो ये दिखाता है कि हमें इतिहास से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बातें ऐसे ही धीरे धीरे शुरू होती हैं और इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराए उससे पहले हमें इतिहास से सीख ले लेनी चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कि 20 अक्टूबर 1962 को लड़ाई शुरू हुई और 2 एक्सिस पर लड़ाई शुरू हुई, तवांग और वालोंग में, यानी कि ये तवांग है और ये वालोंग है अरुणाचल प्रदेश को आप देखेंगे मैप पर। तो 2 एक्सिस पर लड़ाई शुरू की चाइना ने और धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते गए। भारतीय जो सैनिक थे वो बहुत ही वीरता के साथ, शौर्य के साथ लड़े, उन्होंने लोहा
लिया चाइनीज के साथ, लेकिन 21 नवंबर आते आते जो सीज फायर है वो हो गया था। और उस सीज फायर के होने के बाद चाइनीज आर्मी 20 किलोमीटर अपने पीछे चली गई, जो मैकमोहन लाइन है वहां से, और फिर बाद में एग्रीमेंट साइन हुए कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में आप हथियार लेकर के नहीं जा सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि बंदूक वगैरह लेकर के नहीं आए थे चाइनीज सैनिक, क्योंकि वो ला नहीं सकते हैं। वो अकॉर्ड में साइन किया हुआ है, भारतीय आर्मी ने भी किया है, चाइनीज ने भी किया है, तो उसका पालन वो कर रहे थे। हालांकि कब तक करेंगे ये एक सवाल है अपने आप में। आगे वो कहते हैं कि भारतीय सैनिक बहुत ही करेज के साथ लड़े, अपने आखिरी आदमी तक और आखिरी गोली तक भारतीय सैनिकों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन ये ऐसा युद्ध था जो भारत को हारना ही था, और हार के वो 4 कारण बताते हैं। कहते हैं कि ये पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेसी का सवाल था, यानी कि जो अति शालीन उस समय की राजनीति थी उसका ये परिणाम था, इंटेलिजेंस की कमी थी, और मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस को भी ये एक जगह देते हैं कि शायद हमारी आर्मी उस तरीके से तैयार नहीं थी कि वो चाइनीज आर्मी के साथ लड़ सके। क्योंकि आपको याद होगा कि भारत 47 में आजाद हुआ और 62 में लड़ाई हो गई, तो कितना समय मिला, लगभग 15 साल के अंदर ये युद्ध हो गया। तो भारतीय आर्मी उस तरीके से तैयार नहीं थी, क्योंकि भारत के सामने चैलेंजेस अलग थे। उन चैलेंजेस को देखते हुए भारत ने समझा कि पीछे हटना चाहिए, और भारत पीछे हटा। अब वो कहते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है मैक्सवेल, नेविल मैक्सवेल, उनका कहना है कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी नेहरू की, उसके कारण भारत ने युद्ध में हार का मुंह देखा। क्यों? क्योंकि बीएन मुलिक जो उस समय थे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, और उन्होंने कहा कि जो नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, ये आप जानिए, जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी नेहरू की, उसके कारण चाइना बहुत परेशान हो गया। और बीएन मुलिक का कहना था कि भारत फॉरवर्ड पॉलिसी पर अगर काम करता भी रहेगा तो चाइना उससे कोई एक्शन नहीं लेगा, और भारत को उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। नेहरू ने, बीएन मुलिक की सलाह पर नेहरू ने, या कहें तो ठीक रहेगा, कि फॉरवर्ड पॉलिसी पर काम शुरू किया, लेकिन फॉरवर्ड पॉलिसी अपने आप में इतनी फैलेसी से भरी हुई थी कि उससे चाइना आहत हो गया और उन्होंने एक्शन ले लिया। और बीएन मुलिक का यह कहना था कि फॉरवर्ड पॉलिसी से कुछ नहीं होगा, और इसे बाद में हाईलाइट किया नेविल मैक्सवेल ने अपने लेखों में, अपनी किताब में। तो एक कारण ये हो सकता है, लेकिन जो हमारे एडिटोरियल राइटर्स हैं उनका भी मानना है कि ये फ्लॉड एडवाइस थी जो नेहरू को दी गई थी। यानी कि फॉरवर्ड पॉलिसी एक कारण था युद्ध का, जिसके कारण युद्ध हुआ। और 60 साल बाद भी हम इस बात को नहीं मान सकते कि भारत 1962 की जो लड़ाई हारा है वो आज हार जाएगा। यानी कि भारत उस स्थिति में नहीं है कि हम युद्ध हार जाएंगे। लेकिन हम सीख क्या सकते हैं इस युद्ध से? हमें यह दिमाग में रखना चाहिए कि चाइना भी वो नहीं है जो पहले था। आज चाइना के पास क्या है? बहुत सारी इकोनॉमिक पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, मिलिट्री ग्रोथ है, और यूएस के साथ एक होड़ लगी हुई है पोल पोजीशन पाने की। यानी कि चाइना किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में भारत को पीछे करना चाहता है या उलझाना चाहता है अलग अलग फ्रंटियर्स पर। और इस उलझाने का ही एक परिणाम है कि भारत को काउंटर मोबिलाइजेशन में करीब 50 से 60 हजार अपने ट्रूप्स अलग अलग जगह पर पोजीशन करने पड़े हैं। तो ये चाइना की एक जीत है। अगर हम इतने सैनिकों को अलग अलग जगह भेजेंगे तो ये दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं काउंटर एक्शन ले रहे हैं चीन के ऊपर, जबकि इसकी आवश्यकता, ये कहते हैं कि चाइना के संदर्भ में ज्यादा है। वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, और इसीलिए वो हमसे लगातार ऐसा करवाना चाह रहे हैं, और हम कर रहे हैं। आगे क्या कहा गया है? पाया गया है कि भारत की जो पोस्ट कोविड ग्रोथ है वो बहुत कम है, और उसमें एक तरीके से डाउनफॉल हमें लगातार दिख रहा है। भारत के सामने पे एंड पेंशन का संकट है, जो अभी हमने अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च की भारत सरकार ने, उसका भी आगे जिक्र किया गया है, और कहा गया है कि जो आर्मी के भत्ते हैं या कहें कि पेंशन्स हैं, वो इतना टोल ले लेती है। भारत का जो आर्मी एक्सपेंडिचर है, या कहें कि रक्षा बजट जो है, वो अभी 2.1 है, और 2.5 अगर उसको जीडीपी का कर दिया जाएगा तो इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा। यानी कि पे और पेंशन इतने ज्यादा है कि भारत रक्षा बजट अपना बढ़ा नहीं पा रहा है, और चाइना चाहता है कि हम अपना ज्यादातर पैसा रक्षा बजट पर खर्च करें। अब आगे वो क्या कहते हैं कि जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में थोड़ा सा कहा गया है कि ये गलत समय पर आई और शायद गलत तरीके से आई। उसका क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया गया है, और वो कहते हैं कि इस तरीके के जो फैसले हैं वो हमारा पैसा नहीं बचाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम पैसा है। ये इतना पैसा नहीं है जिसके बचने से भारत सरकार को या मिलिट्री को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस जो है, यानी कि युद्ध क्षमता जो है, उसको अंततः ये कम करने वाला है। तो भारत को क्या करना चाहिए? अब हम तरीकों पर आते हैं, यानी कि अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि भारत को क्या करना चाहिए। तो सॉल्यूशंस क्या है? वो कहते हैं
कि अगर भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को दोबारा से पीक पर पहुंचा दे, ज्यादा कर दे, बढ़ा दे, वो एकमात्र रामबाण है हमारे सामने। क्योंकि हमारे साथ गन वर्सेस बटर का चैलेंज है। गन वर्सेस बटर यानी कि क्या हम रक्षा देखें या भारत के लोगों की उन्नति देखें, उनके खान पान का देखें, उनको अच्छी सुख सुविधाओं का देखें। तो गन वर्सेस बटर का हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट है और ये डिलेमा रहेगा जब तक भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बढ़ाएगा। इसके बावजूद भारत कैसे बढ़ा सकता है इसकी ग्रेविटी को, यानी कि रक्षा बजट कैसे बढ़ा सकता है भारत अगर ये सारे कारण उसको कम नहीं कर सकते? तो वो कहते हैं कि भारत को जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर्स है उनको कम करना पड़ेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा करनी है तो ये खर्चे भारत को घटाने पड़ेंगे। कौन से खर्चे? एक तो हमें सेविंग्स करनी पड़ेंगी बाय कटिंग डाउन वेस्टफुल एंड नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी कि जो सरकार गैर जरूरी खर्चे करती है उनको रोकना पड़ेगा। और यहां पर इन्होंने कहा है कि उसमें से जो सब्सिडीज है जो सिर्फ वोटों को पाने के लिए यूज की जाती है, सब्सिडीज को कम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मोनेटाइजेशन ऑफ आइडल एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जिन्हें मोनेटाइज कर सकते हैं उन्हें करना पड़ेगा। इसके बाद ही शायद हम तैयार हो पाएंगे। और वो कहते हैं, यहां तक कहते हैं कि अगर हमें राष्ट्रीय सुरक्षा में उधार लेना पड़ जाए तो उससे भी हमें नहीं चूकना चाहिए इन सब चीजों के अलावा। ठीक है, आगे वो बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस झड़प के बाद, इस युद्ध के बाद अनसुलझे से रह गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि भारत का रूलिंग एलीट जो है क्या वो जानता भी है कि चाइना क्या करना चाहता है, चाइना के इंटेंशंस क्या है और दरअसल ये झड़प क्यों की गई थी। और 60 साल से हिमालय में जो ड्रामा चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, वो चाहते क्या है, उनके नेगोशिएटिंग टेबल पर ना आने के कारण क्या है और भारत के डिप्लोमेट्स उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर क्यों नहीं ला पा रहे हैं आज तक। और पार्लियामेंट अभी तक अंधेरे में क्यों है, पार्लियामेंट से क्यों छिपाई जा रही हैं चीजें, पार्लियामेंट यानी कि लोगों से क्यों छिपाई जा रही है, पब्लिक मंच पर क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, इनका आंसर है नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के पास, यानी कि प्रधानमंत्री की जो समिति है जिसमें 4 अन्य मेंबर्स भी होते हैं और पीएम उसे चेयर करते हैं, उसके पास इसके जवाब है। ये कमेटी जब चाहती है तब मिल सकती है और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और स्ट्रेटेजिक ग्रुप पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का काम है कि वो ऐसे ऑप्शंस पर बात करें जो भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इकोनॉमिक कारणों के अलावा कुछ ऐसे कारण भी हैं जो सिर्फ एक ऐसा समूह ले सकता है जो भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। आगे वो बात करते हैं कि कैसे ये बहुत हैरान करने वाला है कि भारत के पास अभी तक एक चाइना स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है और यहां तक कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी तक नहीं है, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जो भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वो क्या देख सकती है? वो एक ऐसे नेशनल एम और ऑब्जेक्टिव देख सकती है, उनको आउटलाइन कर सकती है जो भारत को पॉलिसी दें और पॉलिसी में गाइड करें, इसमें डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स में और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट में। यानी कि एक ऐसी एजेंसी बनाने की बात की जा रही है जिसे एनएसएस कहा जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी, जिसे कहा जाए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, एक फ्रेमवर्क जहां पर भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस दी जाएंगी, जहां पर यह बताया जाएगा कि भारत के सामने क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं से भारत कैसे निपट सकता है। इसके अलावा वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को भी मदद करेगा ये बताने में कि आप इस वक्त कौन सी पॉलिसी अपनाइए और क्या भारत के लिए अच्छा है। तो बेसिकली एक थिंक टैंक बनाने को कहा जा रहा है भारत सरकार से कि आप एक ऐसा थिंक टैंक बनाइए जो ये सारी आवश्यकताएं भारत की पूरी कर सके। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सपोर्ट के अलावा, डिफेंस बजट बढ़ाने के अलावा ये काम भारत सरकार को करने। अब वो आगे कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स और कमेंटेटर्स हैं, जो टिप्पणीकार हैं सीनो चाइना रिलेशंस के ऊपर, वो कहते हैं कि मिस इंटरप्रेट किया गया है और ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि ये जो सारी चीजें हुई हैं उन्हें आउट ऑफ कंटेक्स्ट समझा गया है और विश्वास की कोई कमी नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में, जबकि ये सच नहीं है। और वो तो कहते हैं कि हो सकता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स के मामले में ये सच हो, लेकिन आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि चीन का, और स्पेशली शी जिनपिंग वाले चीन का जो इतना आधिपत्यवादी है, उसके लार्जर गोल्स क्या हैं। उसके लार्जर गोल्स को डिफाइन किया गया है कि उनकी जो हेजिमनी है, जो उनका आधिपत्य है इस रीजन में, वो कितना बढ़ गया है। और अगर वो अपने पड़ोसियों को भारत के खिलाफ लेने में तैयार हो गए तो सोचिए भारत की स्थिति क्या होगी, उससे कैसे निपटा जाएगा। तो चाइना चाहता क्या है? दरअसल चाइना चाहता है हाईवेज के ऊपर अपनी कमांड, जिसे वो हाईवे 219 कहते हैं, और जो सीपैक है यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, कि भारत वहां तक ना पहुंचे, उसमें किसी प्रकार के हिंड्रेंसेस ना आए, दखल अंदाजी ना करे भारत,
उसको रोकने के लिए और धीरे धीरे भारतीय टेरिटरी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना भारत को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारी चीजों से। यही समझाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फोरम तो बनाना ही पड़ेगा, इसके अलावा एनएसएस बनाना पड़ेगा और चाइना के लार्जर पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा कि चाइना क्या चाहता है। आपको अलग अलग जगह उलझाने के साथ साथ चाइना अपने जो हित है उनको साधना चाहता है। और हमने पीछे जो एक एडिटोरियल एनालिसिस किया था उसमें कहा था कि यहां तक हो सकता है कि चाइना भारत को बॉर्डर के साथ, यानी कि अगर इसे भारत समझे, इसे हिमालय समझे, तो भारत चाइना को यहां डिस्प्यूट पैदा करके और हिंद महासागर और जो बाकी जो सागरीय क्षेत्र है वहां पर चीन चाहता है कि भारत अपनी एक्टिविटीज को कम कर ले। आगे वो कहते हैं कि डिप्लोमेट्स जो हैं भारत के, उनको अब थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए और रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए। यानी कि जब हम पर कोई विपत्ति आए, जब हम तवांग झेल लें, जब हम गलवान झेल लें, इस तरीके की जो घटनाएं हमारे साथ हो जाएं, उसके बाद हम ना जागें, हम उससे पहले जाग जाएं और ये समझें कि जो सीनो चाइना ट्रेड है वो बहुत ज्यादा हो गया है। उसको लेकर के, उसको पकड़ करके, उस 70 बिलियन को पकड़ करके या तो हम उसको कम करने का प्रयास करें या चाइना को 70 बिलियन के ट्रेड के आधार पर नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर के आए। और टेबल पे लाने के लिए यूएन का प्रयोग कर सकते हैं, G20 और अदर जो रीजनल फोरम्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं और चाइना को बैठाएं और चाइना से कहें कि ये हमारी आपत्तियां हैं, आप इनका निराकरण करिए, हम दोनों बैठ के निराकरण कहते हैं। वो कहते हैं कि सीनो चाइना बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो है वो 30 साल पुराना हो चुका है। यानी कि जो बॉर्डर से लगते लगते भारत ने जो एक संधि साइन की हुई है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वहां कोई हथियार नहीं ले जा सकता, और जो मैकमोहन लाइन है उसका जिस प्रकार से डिवीजन किया गया है उसको 30 साल हो गए हैं। और अब हमें जो ओल्ड फैशन डिप्लोमेसी है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए और डिप्लोमेसी के जरिए भारत को रास्ता निकालना चाहिए, चाहे फिर वो आर्म ट्विस्टिंग हो थ्रू इट्स ट्रेड या फिर अन्य किसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर चाइना पर किसी प्रकार का दबाव बना करके भारत अगर ये करने में सफल होता है तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। तो आज के एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। सीनो चाइना पर अगर आपको और वीडियोस देखने हैं, इसके बारे में और रिसर्च जानना है, तवांग इशू क्या था उसको जानना है, तो आप इन न्यूज हमने कार्यक्रम किया है उसको आप देख सकते हैं। इन फोकस में हमने चाइना की ट्रेड के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया है और आज हमने जाना कि एक बौद्धिक स्तर पर हम कैसे चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं अगर हम रिएक्टिव ना होके प्रोएक्टिव हो जाएं। तो खत्म करते हैं आज की चर्चा, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।